भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि भारत के मध्य में स्थित है, यहाँ पर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हर किसी की इच्छा थी कि वह दिल्ली पर अपना राज्य कायम कर सके। दिल्ली के एक प्रमुख शासकों में से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की गाथा आज हम कहने वाले हैं, इन्हीं की गाथाएं आज हम बताने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान, जिनका की जन्म संभवतः माना जाता है कि इनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान और इनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। इनके जो पिताजी सोमेश्वर चौहान थे, ये अजमेर के राजा हुआ करते थे। इनकी जो माता जी थी कर्पूर देवी, ये इनके पिताजी अर्थात कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे, ये दिल्ली के प्रमुख शासक हुआ करते थे और पृथ्वीराज चौहान के नाना जी का नाम था अनंतपाल। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत ही कुशल योद्धा थे। शब्द भेदी पाठ की कला में ये निपुण हुआ करते थे। इसी कला से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होकर उनके नाना अनंतपाल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत ही कम आयु के थे, तभी उनके पिताजी की किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से इनकी माता कर्पूर देवी इनकी संरक्षिका के रूप में उभर कर आती हैं और इनका कुछ समय तक पालन पोषण करती हैं। जब पृथ्वीराज चौहान ने अपना होश संभाला, तभी से इन्होंने राजगद्दी भी संभाल ली, अर्थात अजमेर के ये शासक बन गए। अजमेर के शासक बनने के साथ साथ अनंतपाल ने भी, अर्थात उनके नाना जी ने भी उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान अजमेर के साथ साथ दिल्ली को भी अपनी राजधानी बना बैठे। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अपनी दो राजधानियां बनाई, पहली तो अजमेर बनाई और दूसरी राजधानी अपनी दिल्ली बनाई। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली गए, वहां पर उन्होंने पिथौरागढ़ नामक किले की स्थापना की, लेकिन उनका जन्म तो हुआ था अजमेर में, इसलिए उनका मोह जो है वो अजमेर से छूट नहीं पा रहा था, अर्थात वो अजमेर में ही रहने चले गए। दूसरी ओर कहा जाता है कन्नौज एक राज्य हुआ करता था। दिल्ली के पूर्व में बहुत ही विशाल राज्य था कन्नौज और वहां पर गहड़वाल वंशों का शासन हुआ करता था। उस समय पर पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गहड़वाल शासक थे राजा जयचंद। राजा जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, जो कि गहड़वाल वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पृथ्वीराज को बिना देखे ही उनसे प्रेम कर बैठा। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान ने भी कभी संयोगिता को नहीं देखा, केवल फोटो में देख करके उन्हें प्रेम कर बैठा। जैसे जैसे पृथ्वीराज चौहान की उन्नति हो रही थी, इस उन्नति को देखकर बहुत सारे राजा पृथ्वीराज चौहान से जलन कर बस बैठे। जलन करने के कारण या कह सकते हैं कि उन्हीं शासकों में से एक थे राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ईर्ष्या का भाव रखते थे, बहुत ही उनसे जलन का भाव रखते थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारी पुत्री संयोगिता ने भूलवश या किसी भी कारणवश पृथ्वीराज चौहान से प्रेम कर बैठा है, अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था शिवाय संयोगिता के विवाह करने के अलावा। इसी बीच राजा जयचंद एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और साथ ही साथ संयोगिता के स्वयंवर का भी आयोजन करते हैं। संयोगिता को पता चलता है कि संयोगिता का स्वयंवर होने वाला है, तो संयोगिता को यह लगता है कि उस स्वयंवर में भारत के सभी राजकुमारों के साथ साथ पृथ्वीराज चौहान भी अवश्य उपस्थित होंगी। लेकिन यहाँ पर राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लिया। संयोगिता के स्वयंवर में राजा जयचंद ने भारत के सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया, शिवाय पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने आमंत्रित तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर खड़ा कर दिया। जैसे ही स्वयंवर में संयोगिता वरमाला लेकर आती है और सभी राजकुमारों को देखती है और यह पाती है कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान तो मौजूद ही नहीं है। वह चाहती है, वह जो मूर्ति थी, द्वारपाल की जो मूर्ति थी, पृथ्वीराज चौहान को बनाया गया था, द्वारपाल की जगह पे खड़ा किया गया था, वहीं पर जाती है संयोगिता और उस मूर्ति पर वरमाला डाल देती है। तभी उस मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज चौहान निकलते हैं और सभी राजकुमारों के सामने से संयोगिता का अपहरण करके दिल्ली ले जाते हैं। इस तरह से न केवल जयचंद बल्कि जो सभी राजकुमार वहां पर स्वयंवर में मौजूद थे, सभी राजकुमार और साथ ही साथ जयचंद और उसके साथ साथ सभी शासक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो जाते हैं। जिस समय पृथ्वीराज चौहान संयोगिता का अपहरण करके दिल्ली लेकर आते हैं, उसी समय मोहम्मद गौरी, जो कि एक मुसलमान शासक था, वह भारत पर अफगानिस्तान से होते हुए भारत पर प्रवेश करता है और भारत के पंजाब नामक स्थान पर पहुंचता है। पंजाब नामक स्थान पर महमूद गजनवी के वंशजों को वहां पर उस समय आधिपत्य था, उनका अधिकार था। मोहम्मद गौरी उन
के जो भी वंशज है उन्हें हराता है, उन्हें डिफीट करता है और वहां पर उन क्षेत्रों में अधिकार कर लेता है। अधिकार करते करते वे पंजाब के भटिंडा क्षेत्रों तक बढ़ता है। ज्ञात हो कि जो पंजाब का भटिंडा क्षेत्र था वहीं से पृथ्वीराज चौहान की सीमा शुरू होती है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि मोहम्मद गौरी हमारी सीमा पर बढ़ रहा है, हमारी सीमा को पार करके हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है, इससे हमारा साम्राज्य तो विस्तार नहीं होगा और साथ ही साथ हमारा साम्राज्य जो है वो मोहम्मद गौरी के हाथों में चला जाएगा। इसे देखते हुए जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। युद्ध होता है। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया राजा जयचंद और जो भारत के जो अन्य राजकुमार थे वो भी पृथ्वीराज के खिलाफ हो जाते हैं। एक साइड पृथ्वीराज चौहान अकेला खड़ा होता है तो दूसरी ओर राजा जयचंद जाकर के मोहम्मद गौरी से मिल जाता है। बट ये जयचंद की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का ना हो सका तो वो जयचंद का क्या होगा। जब युद्ध की घोषणा हो जाती है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान अपनी ढेरों सारे राजपूत सैनिक, काफी बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में उनके पास राजपूत सैनिक थे, उनको इतना ज्यादा उत्साहवर्धित किया गया। पृथ्वीराज चौहान खुद ही इतना ज्यादा उत्साह से भरपूर थे कि उनके सेना में भी उत्साह की कमी नहीं देखी जा सकती थी। कई सारे घुड़सवार सैनिक, कई सारे अश्वरोही सैनिक, इतने लाखों सैनिकों को लेकर के पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो दूसरी ओर राजा जयचंद, चूंकि वहां पर सहयोगिता का अपहरण कर लिया गया था और इन सभी की ईर्ष्या उनके मन में भरी हुई थी और इस चीज का बदला लेने के लिए वह मोहम्मद गौरी से जाकर के मिल गया। मोहम्मद गौरी से जाकर के कहते हैं ना, घर का विधि लंका ढाए। तो जो चीजें पता थी वो घर की जो चीजें पता थी जयचंद को, वो मोहम्मद गौरी को भी पता चल गई और इस अवसर का काफी लाभ उठाया गया। लेकिन फिर भी इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। राजा जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध के मैदान में वेट कर रहा था पृथ्वीराज चौहान का और इधर से पृथ्वीराज चौहान जी भी अपने सैनिकों को लेकर के बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी से युद्ध करने के लिए। तराइन का एक स्थान था, इसे कहा जाता है तराइन, और 1191 की यह घटना है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने काफी वीरता के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का सामना किया। कई लाखों की संख्या में सैनिकों को ढेर कर दिया। किसके सैनिकों को? मोहम्मद गौरी के सैनिकों को। मोहम्मद गौरी के एक सेनापति को पता चलता है कि अब हम हारने वाले हैं। मोहम्मद गौरी भी घायल अवस्था में हो जाता है। जब मोहम्मद गौरी के उस सेनापति को पता चलता है कि हमारे शासक मोहम्मद गौरी हारने वाले हैं, अब ये पृथ्वीराज चौहान के सामने घुटने टेकने वाले, तभी घोड़े में लाद करके मोहम्मद गौरी को युद्ध मैदान से भगा लेकर जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ वो पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में था और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में जीत जाते हैं और लगभग 7 करोड़ की संपत्ति उनके हाथ में आती है। वह लौटकर उन संपत्तियों को अपने सैनिकों में बांट देते हैं। बात आती है कुछ समय बाद की। मोहम्मद गौरी फिर से ललकारता है पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान का क्या कहना था? हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बशर्ते आप जैसे हैं आप उसी अवस्था में अपने देश को वापस लौट जाए। मोहम्मद गौरी क्या कहता है? आप युद्ध मैदान में आइए। हमारे भ्राताश्री ने हमें आपसे युद्ध करने के लिए कहा है कि जाओ और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करके उनका दिल्ली, अजमेर और आसपास वाला क्षेत्र हासिल करो। तो इस तरह से जब हम उनसे परमिशन लेंगे कि हमें क्या युद्ध करना है या नहीं करना है, हमें तो उन्होंने परमिशन देके भेजा कि हमें युद्ध करना है, लेकिन हमें उनसे फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम अपने राज्य को वापस लौट सकते हैं, तभी हम आपसे यहाँ से इस क्षेत्र से वापस लौट पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो मान जाते हैं, इस संधि को स्वीकार कर लेते हैं। सेना जो है वो युद्ध विराम की स्थिति में हो जाती है। अब तो युद्ध होना नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो छलावा होता है उससे कोई भी जीत नहीं सकता। हम कितने भी कुशल हो, हम कितने भी शक्तिशाली हो, अगर हमारे कोई पीठ पीछे वार कर रहा है तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे, हम क्यों ना कितने भी शक्तिशाली हो। यही होता है कुछ पृथ्वीराज चौहान के साथ। मोहम्मद गौरी की जो भ्राता वाली जो पूरी घटना थी, जो बातें थी, वो सारी झूठ निकली। मोहम्मद गौरी की सिर्फ और सिर्फ ये एक चाल थी। जयचंद के साथ मिलकर उसने ये योजना बनाई थी। मोहम्मद गौरी की जो सामने की पंक्ति में खड़ी सेना थी, मोहम्मद गौरी ने उन्हें कुछ भी आदेश नहीं दिया, वो वैसे ही खड़ी रही। और दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की जो सेनाएं थी वो
जो सामने की और पीछे की पंक्ति में, दोनों ही पंक्तियों में जो खड़ी सेनाएं थी वो अपने कामों में रत हो गई। क्यों? क्योंकि युद्ध विराम की स्थिति हो चुकी है। मोहम्मद गौरी ने अपनी पीछे की पंक्ति में खड़ी सेनाओं को आदेश दिया कि आप चारों ओर से पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को घेर लो। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि एक दिन का समय था, सूर्य भी नहीं निकला था, सारे राजपूत सैनिक अपनी नित्य क्रियाओं में लगे थे, अपनी पूजा पाठ में लगे थे, और अचानक मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने आकर के हमला कर दिया। और हमले में मैंने अभी आपसे बताया कि पीठ पीछे वार करने से कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, जीत नहीं सकता। या हुआ यही, परिणाम यही हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने फिर भी बड़े वीरता के साथ सामना किया, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई सारे सैनिक हार गए, कई घायल हो गए, कई सारे सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, कई सारे सैनिक भाग भी गए। लेकिन राजपूतों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी कि वो युद्ध मैदान को छोड़ करके भागे। वो अपना बलिदान देना ज्यादा पसंद करते थे युद्ध मैदान को छोड़कर भागने के सिवा। जैसे ही मोहम्मद गौरी की सेना जो है वो पृथ्वीराज चौहान की सेना को हरा देती है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के एक बहुत ही अच्छे साथी थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे और बहुत ही अच्छे कवि थे। उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई हर क्षण पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते थे और उनका साथ देते थे। जब पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है, उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को, दोनों को ही बंदी बना करके अपने राज्य क्षेत्र में लेकर गया और वहां पर ले जाकर के कई सालों तक रखा। और हाँ, एक घटना और, इसी बीच राजा जयचंद की भी धोखे से पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में उसकी हत्या कर दी थी। अर्थात कह सकते हैं कि चंदावर के युद्ध में जयचंद भी मारा गया था मोहम्मद गौरी के ही हाथों में। मतलब वह जयचंद का भी सगा नहीं हो सका। और पृथ्वीराज चौहान की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को कारावास में कैद कर लिया जाता है। काफी दिनों तक वो कैद रहते हैं। मोहम्मद गौरी अपनी सभा में पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित करता है। पृथ्वीराज चौहान उसकी सभा में जाते हैं और आंखें उठाकर मोहम्मद गौरी को देखते हैं। जब आंखें उठाकर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं शासक हूँ, तुम कैदी हो, मेरे सामने कोई नजर उठाकर नहीं देख सकता, तो तुम क्यों देख रहे हो? पृथ्वीराज चौहान ने कहा, जी नहीं, मैं आपको नजर उठाकर देखूंगा क्योंकि मैं खुद एक राजा था। मोहम्मद गौरी को ये बात सहन नहीं होती है और मोहम्मद गौरी उनकी आंखें फुड़वा देता है गरम रॉड करके, और उनकी आंखें जो हैं उसको आंखों का विनाश करवा देता है। और ये सारी जो घटना थी वो चंद्रबरदाई देखता है और चंद्रबरदाई को ये सारी चीजें देखने में, कहते हैं ना, एक पक्का दोस्त एक भ्राता से भी कई ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रबरदाई से ये सारी चीजें देखी नहीं गई। वह जाता है मोहम्मद गौरी के पश्चात, कुछ समय के बाद मोहम्मद गौरी के पास जाता है कौन? चंद्रबरदाई, और कहता है कि जो हमारे मित्र है पृथ्वीराज चौहान जी, ये शब्द वेदी बाण की कला में बहुत ही निपुण है, आप एक बार इनका जो शब्द वेदी बाण की कला है वो आप देख सकते हैं। मोहम्मद गौरी फिर से बुलाते हैं पृथ्वीराज चौहान को। आंखें तो उन्होंने फुड़वा ही दी थी पृथ्वीराज चौहान की। सब कहते हैं कि हाँ हम भी देखना चाहते हैं। सभा में मौजूद सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम भी देखना चाहते हैं, हाँ हम भी देखना चाहते हैं। तभी पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं कि मैं एक शासक हूँ और मोहम्मद गौरी जी आप भी एक शासक हो। जब तक कोई शासक मुझे आदेश नहीं देगा तब तक मैं अपने कार्य को नहीं दिखा सकता, अपनी कला को नहीं दिखा सकता। तभी मोहम्मद गौरी बोल पड़ते हैं कि जी हाँ हम भी आपकी कला को देखना चाहते हैं। मैंने कहा शब्द भेदी बाण, शब्दों को सुन करके वो अपने बाण को भेज सकते थे, वो शत्रु की हत्या कर सकते थे मात्र उनके शब्दों को सुन करके। यहाँ पर क्या था, वो अंधे थे, आपने थोड़ी देर पहले ही जाना। जैसे ही ये शब्द सुनता है पृथ्वीराज चौहान, वैसे ही चंद्रबरदाई जो है वो 4 लाइन बोलता है, ये आपके सामने लिखी हुई है। ये 4 लाइन सुन करके पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने बाण को उठा करके और शब्द वेदी बाण कह सकते हैं, शब्द वेदी बाण के द्वारा प्रहार करता है। वह बाण सीधे जाकर के मोहम्मद गौरी के गले में लगता है और वहीं पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, दोनों दोस्तों चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान सोचते हैं कि हम अपने अपमान से अच्छा हम खुद को ही मृत्यु को प्राप्त कर लें। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को मृत्यु के घाट उतार लेते हैं और इस तरह से हमेशा के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का अंत हो जाता है। जब यह खबर मिलती है संयोगिता को, संयोगिता भी सती हो जाती है, संयोगिता भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा पृथ्वीराज चौहान की घटना या पृथ्वीराज चौहान
का जो जीवन था वो काफी रोमांचक रहा, काफी कह सकते हैं कठिनाइयों से भरा रहा। और यहाँ तक कि आप यह समझे कि पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 43 वर्षों में इतनी सारी घटनाएं देखी और 43 वर्षों में उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। इसी तरह से अन्य शासकों की, अलग अलग शासकों की हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप इस सीरीज को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब